नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस की। एक जबरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं कि नया ट्विस्ट आया है और नया ट्विस्ट यह है कि इसी केस में, नेशनल हेराल्ड केस में, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक और एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें 6 लोगों को या 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें 2 नाम सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इसके अलावा सेन पित्रोदा जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडिया लिमिटेड, ये वही कंपनी है जिसके जरिए नेशनल हेराल्ड के ऊपर कब्जा किया गया था, या हम कहें कि गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी निर्धारित की गई थी। और एक और जो है सेल कंपनी कोलकाता की, डेटॉक्स मर्चेंडाइज। अब डेटॉक्स मर्चेंडाइज का रोल क्या है? डेटॉक्स मर्चेंडाइज ने ही 1 करोड़ रुपए उस वक्त यंग इंडिया को दिए थे और यंग इंडिया ने उसी 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए देकर एजीएल को, जो नेशनल हेराल्ड कंपनी का जिसको हम कहें कि स्वामित्व रखता है, उस कंपनी को उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, या हम कहें कि उसको खरीद लिया गया था। अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक गलियारों में आरोप और प्रत्यारोप, जहां आपको पता है कांग्रेस पार्टी इसको एक तरीके से राजनीति बदले की भावना के तहत जो है वो कार्रवाई बता रही है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी से सवाल जवाब कर रही है। अब ऐसे में आप याद करिए, अगर राजनीतिक आरोपों की हम बात करते हैं तो खुद गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से तड़ीपार रहे थे सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में। लगातार जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी को भी फंसाने का पूरा जो है वो प्रयास किया गया, और 2006 से 2008 तक एक तरीके से सेफ्रॉन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई, उसके तहत कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, और आज स्थिति यह है कि वो सबके सब लोग बरी है। तो ऐसा अगर कांग्रेस पार्टी कहती है अपनी नैतिकता के आधार पर, तो कांग्रेस पार्टी का यह आरोप गलत है। लेकिन कुछ हद तक अगर हम देखते हैं तो आपने देखा एक तरीके से, जिस तरीके से कोर्ट ने 9 अप्रैल को जो चार्जशीट ईडी के द्वारा कोर्ट में दायर की गई थी, उसके ऊपर संज्ञान लेने में लगभग अप्रैल से लेकर अब दिसंबर तक का वक्त आ चुका है, और ऐसे में एक बार फिर कोर्ट ने इस फैसले को टाल दिया। अब इसका जो फैसला आएगा वो 16 दिसंबर को आएगा। उम्मीद कम है, क्यों उम्मीद कम है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोर्ट ने एक बार फिर जो है वो अपने हाथ रोक लिए। अब इसी बीच ये एक नई एफआईआर, और उससे भी बड़ी बात कि इस एफआईआर की 58 दिन से कांग्रेस पार्टी को कोई जानकारी ही नहीं। तो अब सवाल उठता है जांच एजेंसियों के ऊपर, क्योंकि सरकार और जांच एजेंसियां एक तरीके से आजादी के बाद से ही आरोप लगते हैं कि स्वतंत्र एजेंसियां जो है वो सरकार के, या हम कहें कि सरकार के अंडर में काम करती है। तो इसमें कतई जो है वो हम कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता होगा, क्योंकि इतना तो तय है कि जो एजेंसियां होती है वो सरकार के अंडर में ही काम करती है। जिस दिशा में सरकार निर्देश देती है उसी दिशा में ही आगे बढ़ती है। अब कुछ इनका जो है वो ये आप कह सकते हो कि कुछ जो है वो आप राजनीतिक तौर पर इनका दुरुपयोग ज्यादा कर सकते हो, और फिर दूसरा जो है वो आप कुछ लेवल पे जो है वो इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ये दोनों बातों में जो है वो भिन्नता हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक तरीके से सिरे से नकारना, खारिज करना, मुझे लगता है ये भी आकलन में जो है वो बेईमानी होती है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर तो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से, तो ये मामला प्रकाश में आया था 2008 में, और 2008 में जब ये मामला प्रकाश में आया था उस वक्त यूपीए 2 की सरकार थी, यानी कि खुद की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और 2014 में कोर्ट ने, पटियाला कोर्ट जो है उसकी मेट्रोपॉलिटन शाखा ने इसको स्वीकार कर दिया था कि हां अब जो है वो ये जांच के दायरे में होनी चाहिए।
और इस मामले को लेकर कौन गए थे आपको पता ही होगा, मुझे नाम लेने की जरूरत जो है वो मुझे लगता है कि शायद है नहीं। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का मामला है और सुब्रमण्यम स्वामी एक तरीके से इस वक्त 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के भी खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो अपनी कोर्ट में जो है वो इस केस की लड़ाई जारी रखे हुए हैं। तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि 2014 में अगर हम इसको 2008 से नहीं मानकर 2014 से मानते हैं तो आज 2025, आखिर 11 साल तक ईडी जैसी संस्था को इतना समय क्यों लगा, जबकि वो ये कहती है कि उनके पास में सबूत और साक्ष्य मौजूद है। तो फिर अब तक तो जो है वो इस मामले में, क्योंकि अब राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं और इसके जानकार भी ये मानते हैं कि यह खुले तौर पर ओपन और शट केस है। तो अगर यह ओपन और शट केस है तो इसमें फैसला देने में इतनी देरी क्यों हो रही है? अब सबको यह लग रहा था क्योंकि अप्रैल का मामला था, तो 9 अप्रैल को जब ईडी, क्योंकि ईडी जो है वो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही थी, जांच कर रही थी, और किसी भी एजेंसी को, ईडी जैसी एजेंसी को अगर आप देखोगे तो पीएमएलए एक्ट की जो धारा 66 है उसके क्लोज 2 में साफ तौर से है कि वो किसी दूसरी एजेंसी को भी जांच दे सकती है। तो दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को ईडी जो है वो धोखाधड़ी के केस की जांच के लिए दे सकती है, इसमें कतई जो है वो कोई कानूनी व्यवधान नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अचानक से यह ट्विस्ट क्यों? इससे पहले भी तो यह किया जा सकता था, जबकि ईडी के पास में साक्ष्य और सबूत जो है वो मौजूद थे। अब साक्ष्य और सबूतों में क्या दिखाया गया है, इसमें साफ तौर से 2014 के बाद से की मैं अगर बात करूं तो आप छोड़ दीजिए कि किस तरीके से नेशनल हेराल्ड को यंग इंडिया लिमिटेड ने जो है वो टेक ओवर किया 50 लाख रुपए में। हम उसमें जो है वो मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद 2017 से 18, तो 2017 और 18 में अगर हम देखते हैं तो 2017-18 में लगभग जो है वो 18 करोड़ के आसपास डोनेशन मिला यंग इंडिया लिमिटेड या हम कहें कि नेशनल हेराल्ड को। फिर उसके बाद में चूंकि लोकसभा चुनाव थे 2019 में, तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 38 करोड़ रुपया एक तरीके से अग्रिम किराया के रूप में यंग इंडिया लिमिटेड को हासिल होता है। और इसी पीरियड के दौरान 2021 तक लगभग 29.5 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो विज्ञापन राशि इकट्ठा होती है इसी अखबार के जरिए। तो लगभग जो है वो 988 करोड़ के आसपास जो है वो ये संपत्ति बताई जा रही है और पूरा मामला जो है वो 2000 करोड़ का है। तो फिर 2000 करोड़ के इतने बड़े मामले में क्या 11 साल का समय जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त नहीं होता? और अगर वो व्यक्ति जिसको हम कहें कि फर्स्ट फैमिली से आता है, क्योंकि गांधी परिवार जो है वो अपने आप को इस देश की फर्स्ट फैमिली मानता है, तो क्या उसके खिलाफ एक्शन से इस तरीके की एजेंसियां या सरकार जो है वो डरती है? अब यह जो है वो बड़ा सवाल है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो एक तरीके से यह साफ हो जाता है, क्योंकि इस एफआईआर का भी आकलन यह निकल कर आता है कि अब जो है वो गांधी परिवार के ऊपर शिकंजा और ज्यादा कस दिया जाएगा। तो फिर दूसरा सवाल यह भी उठता है कि अब तक जो है वो इसमें इस मामले में जब ओपन शट केस जो नजर आता है तो उसमें फैसला देने में इतनी देरी क्यों हो रही है? अब इसी में अगर आप देखोगे तो संसद का शीतकालीन सत्र आज शुरू हो गया। अब ऐसे मौके पर इससे एक दिन पहले, क्योंकि जहां 2024 के बाद में विपक्ष जो है वो लगातार अपने मुंह की खा रहा है चुनाव में, और बलि का बकरा जो है वो चुनाव आयोग या हम कहें कि ईवीएम को बनाया जा रहा था, तो पूरी संभावना यह थी कि संसद का ये जो सत्र है वो एसआईआर की भेंट चढ़ने वाला है। इससे बीच में नेशनल हेराल्ड केस में जो है वो इस तरीके का अदालत का जो आदेश आना कि अब जो है वो 16 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। तो क्या 16 दिसंबर की अगर हम बात करें तो क्या 16 दिसंबर को कोर्ट यह फैसला देगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा, क्योंकि अब वो भी जांच के लिए जो है वो चाहे वो आपकी मर्चेंडाइज जो कंपनी है डेटॉक्स मर्चेंडाइज,
उसको बुलाएगा, यंग इंडिया को भी बुला सकता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है कि क्या उनको जो है वो इसकी जानकारी थी या नहीं थी इस मामले में। क्योंकि यहां मामला जो है वो अगर आप देखोगे तो धोखाधड़ी 120B और 420 जो पहले की थी अब जो है वो चेंज हो गई, लेकिन मामला तो वही बनता है। तो इसमें पूछताछ होगी, तो पूछताछ होगी तो कांग्रेस पार्टी जो है वो इसके ऊपर अब कोर्ट में यह दलील दे सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा जो है वो इसकी जांच कर रही है। तो इसको आप फैसले के ऊपर जो है वो कुछ दिनों तक, जब तक कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा अपनी जांच पूरी नहीं कर ले, तब तक आप इसके ऊपर रोक लगाए, जिसकी पूरी संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी हो, कपिल सिब्बल हो, कांग्रेस पार्टी के पास में भी बड़े बड़े वकीलों की जो है एक तरीके से फौज है। तो इसलिए सवाल कभी कभी यह भी उठता है, जिसकी हम बात कर रहे थे, कि क्या कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बहाने क्या हर चुनाव के लिए अपना राजनीतिक जो नैरेटिव है क्या उसको सेट करना चाहती है, या फिर बहुत जिसको हम कहें, क्योंकि मामला गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है और इस परिवार से 3 प्रधानमंत्री भी रहे, इसलिए इस परिवार में शिकंजा कसने के लिए बड़ी मजबूती के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आपने देखा कि किसान आंदोलन के तहत, जो मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि कृषि सुधार के जो 3 कानून थे उनको जनता में डिबेट के लिए या हम कहें कि बहस के लिए छोड़ने के बजाय सरकार ने जो है वो फैसला लिया, और परिणाम यह निकला कि उसके बाद में इस देश ने एक बड़ा आंदोलन देखा। लेकिन वक्फ संशोधन के लिए सरकार ने जो है वो पहले ही जनता में इसको चर्चा का विषय बनाने के लिए, एक बहस के लिए पहले ही छोड़ दिया, फिर उसके बाद जेपीसी को दिया 6 महीने तक, ताकि जनता जो है वो इसके ऊपर चर्चा करे और सरकार इसका रुझान जो है वो पहले से ही समझ पाए। तो हो सकता है यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि इस तरीके से धीरे धीरे लोगों को यह विश्वास हो जाए कि हां जो है वो गड़बड़ी है, ताकि कल को कुछ अप्रत्याशित हो, क्योंकि बड़ा वो है तो जाहिर सी बात है अगर गिरफ्तारी होती है तो हंगामा होना तय है। तो उससे बचने के लिए भी यह एक प्रयास जो है वो हो सकता है। तो आज का एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।